देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, पीटीआई की मुबैना एक नई ऑडियो सामने आ गई है, जिसके बाद एक बार फिर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकाबला शुरू हो गया। दोनों जानब से इल्जामात का सिलसिला जारी है। असद उमर और तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने शौकत तरीन साहब की ऑडियो कॉल की वजाहत करते हुए क्या कहा, आइए पहले सुन लेते हैं। शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना रह चुके हैं, जो रेवेन्यू के अखराजात के मसाइल को समझते हैं, नंबर को समझते हैं, उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि आईएमएफ के पास जाएं वापस और आईएमएफ से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है? इसके जवाब में मुफ्ती इस्माइल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सारा मलबा ही पीटीआई पर डाल दिया। क्या कहा, ये वो सुन लेते हैं। इस आईएमएफ के प्रोग्राम के होने से पहले ये जो गिरी हुई हरकत, मैं कहूंगा जो गिरी हुई हरकत पीटीआई ने की है, जो शौकत तरीन जिसका आर्किटेक्ट है कि इमरान खान से उसने पूछा, उसके बाद वो मीटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग आई है, और फिर उसने उसके बाद महमूद लगारी को फ़ोन किया, मोहसिन लगारी को फ़ोन किया पंजाब में, तैमूर झगड़े को फ़ोन किया केपी में, और अब असद उमर इसको आके डिफेंड कर रहे हैं। तो इनमें से, और महमूद खान भी इसमें शामिल थे, इनमें से सिर्फ एक मोहसिन लगारी है जिसने एक सवाल पूछा कि क्या रियासत को इससे नुकसान होगा, बाकी किसी ने नहीं पूछा। दूसरी जानिब इस ऑडियो से तो किसी ने भी इनकार नहीं किया है, मगर इसमें कई की गई बातों को हर जमात अपने फेवर में इस्तेमाल कर रही है। इस ऑडियो के बाद ये तो वाज़ेह हो गया है कि ये डिस्कशन पार्टी पॉलिसी के तहत हो रहा था, मगर ऑडियो में शौकत तरीन साहब वाज़ेह तौर पर मोहसिन लगारी को गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाने की तजवीज़ देते हुए सुनाई भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन देते हैं। जो आईएमएफ को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको, इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना। अभी मुल्क में सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम नहीं हो पाई। दूसरी जानिब के फिर डॉलर आज महंगा हो गया है। आने वाले दिनों में बढ़ती महंगाई की खबरों से आवाम खौफजदा है, मगर सियासतदानों के पास बज़ाहिर एक दूसरे की टांगें खींचने के सिवा कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। सब्जियों के होशरुबा कीमतों ने आवाम के होश उड़ा रखे हैं, मगर सियासतदानों का अभी तक इत्मीनान हैरान कुन है। चाहे सैलाब का मामला हो या फिर मुल्क के अंदर महंगाई का मामला हो, सियासतदानों की जो खामोशी है, जो इत्मीनान उनके शक्लों पर नजर आने वाला है, उससे तो नजर आता है कि आवाम ही सब चीजों के बदले में पिस रही है, जो कि अब तक चाहे वो सख्त, मुश्किल, हल्के फुल्के, नाजुक या जैसे भी फैसले किए गए हैं इस मुल्क को, कौम के लिए। इसी सब पे आज बात करेंगे जी। सबसे पहले जी मौजूद होंगे हमारे पैनल में, मेहमानों की तरफ जाऊंगी और सबसे पहले मौजूद हैं उज़्मा रियाज जदून साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया, और शाजिया सोबिया साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले उस्मा रियाज जदून साहिबा की तरफ आऊंगी। उस्मा साहिबा, एक मुबैना ऑडियो सामने आती है जिसमें शौकत तरीन, जो कि साबिक़ वफाकी वजीर खजाना रहे हैं और मौजूदा वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है आईएमएफ के मामले पर, उसमें हुकूमत के भी अभी आपने सुनी चीज़ें, आप लोग का भी मौक़िफ़ है, लेकिन आखिरकार इस सारी सिचुएशन पर आपकी क्या पार्टी पॉलिसी यही थी जिसकी वजह से इस तरह की बातें की गई हैं शौकत तरीन के हिसाब से? क्या ये जो शौकत तरीन साहब इस तरह से बात कर रहे हैं वो उनका अपना टेक है, या फिर खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेकर ये बात कर रहे हैं? जी उज़्मा साहिबा, क्वेश्चन मुझसे है? जी जी आपसे ही है जी उज़्मा साहिबा।
देखिए रिजा साहिबा, सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी का एक अपना मंशूर होता है, एक अपना क्राइटेरिया होता है, एक अपनी प्लानिंग होती है, एक अपना उन्होंने अपना सारा एक लाइन ऑफ एक्शन बनाया हुआ होता है और उस लाइन ऑफ एक्शन के तहत हर पार्टी चलती है, उसका हर मेंबर उसके मुताबिक काम करता है। जहां तक बात आ जाती है कि जी ये ऑडियो लीक आई और इसके अंदर जो भी बात हुई, मोहसिन लगारी साहब से बात हुई, तैमूर झगड़ा से जो बात हुई, तो मैं ये समझती हूँ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट इशू नहीं है, ये नॉन इशू है जिसको इशू बनाया जा रहा है। और अगर इसको इन्होंने इशू बनाने की कोशिश भी की और कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको इशू बनाया जाए, तो अल्लाह के फजल करम से ये हमारे फेवर ही में जा रहा है। कैसे? वो इस तरह से कि देखें आप, जिस वक्त कोरोना वायरस आया और पूरी दुनिया पेंडेमिक में मुब्तला थी और कोरोना वायरस का आप देख लीजिए जितने भी डेवलप कंट्रीज थे उनका क्या हाल हुआ, अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर जो भी जो हालात रहे, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे वो आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर उसको रोल मॉडल के तौर पे अपने अपने मुल्क के अंदर न सिर्फ बताया गया बल्कि खान साहब की पॉलिसी को सराहा भी किया। उसके साथ साथ उन दिनों में जब हमने किस्त देनी थी तो हमने IMF से, हमने वर्ल्ड बैंक से, हमने तमाम जो हमारी जी जो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, जो हमने ये बात की कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के कितने नामुनासिब हालात हैं। क्या पाकिस्तान की पूरी दुनिया की जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो अभी इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, उनके हालात देखते हुए खान साहब ने उनसे रिलीफ मांगा था, उनसे कहा था कि हमारे इन जो करते हैं इनकी शराइत को नरम करने के साथ साथ जो हमारे ऊपर किस्तें आ रही हैं उनके अंदर कमी की जाए, उसमें हमें रिलीफ दिया जाए। और उस चीज को खान साहब ने सबसे पहले इस चीज को हाईलाइट किया और इसके बाद आप देखते हैं कि तकरीबन 50-55 मुमालिक को खान साहब की दी हुई तजवीज के ऊपर न सिर्फ रिलीफ मिला बल्कि इस चीज को पूरी दुनिया में सराहा की गया। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त भी जिस तरह से आप हालात देख रही हैं कोरोना के बाद, जो इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं और जो किस कदर सख्त किस्म के लोगों को हालात का सामना करना पड़ा है, पंजाब के अंदर किस तरह से सख्त हालात का सामना करना पड़ा है, इसी तरह से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर करना पड़ रहा है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने किस सेंस में इस ऑडियो को इन्होंने निकाला और इन्होंने एक तरह से इश्यू बनाने के लिए किया। तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें कौन सी चीज गलत हुई है कि मुल्क के खिलाफ या मुल्क की माशी हालात के खिलाफ या लोगों के खिलाफ कोई बात हुई है। इसके अंदर यही कहा गया है ना कि भाई वी आर नॉट एबल टू ऑनर योर आर कमिटमेंट। ठीक है, क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्लड के हालात आप देखें कि दुनिया से पाकिस्तान के लिए इमदाद आ रही है। इस वक्त आप देखें UAE ने अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पे भेजे हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर झगड़ा साहब से, मोहसिन लगारी साहब से अगर इसके ऊपर बात की गई और बताया गया कि भाई वी आर नॉट एबल, तो फिर इसमें बुरा बनाने की, क्या इसको गलत सेंस में लेकर आने की क्या बात है? कल जी मेरा एक टॉक शो था और उसके अंदर हमारे बड़े ऑनरेबल हमारे नून लीग के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आए, उन्होंने बात की तो उन्होंने बड़ा इस तरह से बात की। उन्होंने कहा कि सदीक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त हमने इंटरनेशनल डोनर से भी इमदाद मांगी और वो इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं जब हमें इमदाद देंगे, यूरोपियन कंट्रीज हमें इमदाद देगी तो हम वो वाली इमदाद हमने सारी उठानी है और हमने सिंध में और बलूचिस्तान में लगानी है। और KP और पंजाब के लिए तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि अपने खान साहब से कहें कि वो फंड रेजिंग करें और अपने टाइगर फोर्स को निकालें और उन लोगों की मदद इमदाद करें। ये इस किस्म के मुनाफिकाना रवैये, मुनाफिकाना बातें ये देख के तो लोग पागल नहीं है, लोग हर चीज को समझ रहे हैं। लोगों को पता है कि इस टाइम पे कौन सियासत कर रहा है और कौन वाकई लोगों के लिए, लोगों की रिलीफ के लिए बात कर रहा है और लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त इन्होंने जो ये ऑडियो लीक की है, ये इन्होंने खुद अपनी मुनाफकत, बददियानती, बेईमानी को बताने के लिए, सामने लाने के लिए उन्होंने ये बात की। इसमें कोई
जी चोर इंसान ये बात नहीं कर सकता कि ये ऑडियो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज के खिलाफ है या पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है। ठीक है। अगर उन्होंने रिलीफ मांग लिया तो क्या है, हमारे वजीर आजम साहब तो बाहर जाके कहते हैं भीख मांग रहे हैं कि जी मैं यहाँ पे मांगने नहीं आया, लेकिन 70 साल से क्यों करे, आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, अभी दोबारा मदद करें, हम आपसे वादा करते हैं हम मेहनत करेंगे। ओ भाई मेहनत करो, लेकिन जो तुम लोगों ने ऑफशोर कंपनी के जरिए जो आप लोगों ने बाहर पैसा ट्रांसफर किया हुआ है वो भी सिर्फ पाकिस्तान में ला के रख दो, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। ओके ठीक है, मैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा की तरफ इसी पे जाऊंगी। ताहिरा साहिबा आपको आवाज आ रही है? ताहिरा साहिबा आपको आवाज आ रही है? ताहिरा साहिबा आपको मेरी आवाज आ रही है? ताहिरा औरंगजेब साहिबा आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी, ताहिरा औरंगजेब साहिबा से आई थिंक वी आर अनएबल टू कनेक्ट विद हर। और शाजिया सोबिया साहिबा की तरफ भी मैंने जाना है, तो इन मीन वाइल तो ये कि मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। कहीं जान, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और शाजिया सोबिया साहिबा की तरफ जाऊंगी। शाजिया सोबिया साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाजिया आपको आवाज़ आ रही? जी जी मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा शाजिया, ये जो सिचुएशन आज बनी है ख़ास तौर पे जो मुबैना ऑडियो जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं शुरू से, पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है? आज मैं देख भी रही थी आप लोग के स्टेटमेंट्स भी और सारी चीज़ें। आज हमने देखा कि जैसे ही ये आई ऑडियो तो फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी इसके हवाले से। उज़मा रियाज जदून साहिबा तो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, मैं चाहूँगी कि आप भी इस पर बात कर लें। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है रिदा के ये चीज अगर मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनकी तरफ से हुई होती तो उस वक्त जो पहले ही पीटीआई वाले खान साहब जो हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे वो तो और शेर हो जाते कि देखिए जी हम तो सच कहते थे, हम तो सादिक अमीन हैं और हम लोगों ने कहा था कि ये मुल्क दुश्मन है और ये है सारी चीजें। अब देखिए इनकी बातें खुद ही सामने आती जा रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर खान साहब का इतने ही लाडले हैं, अगर इनका डोमिसाइल सिंध का होता तो ये कहाँ पर होते इस वक्त, क्योंकि या तो ये 11 साल जेल काट चुके होते या जेल में होते काट रहे होते, या फिर ये जलावतन हो चुके होते जैसे मोहतरमा हुई थी, या फिर इनको भुट्टो साहब की तरह फौरन से हटा के और जेल में डाला जाता और फांसी की सजा दी जाती। तो ये चीजें देखिए इस तरह से ही डिस्क्रिमिनेशन होती है कि इतनी बड़ी चीजें अपनी फोर्सेस को खुलेआम गालियां देना, कंट्रोवर्शियल बनाना, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी दुश्मन मुल्क के लोग ये कह रहे हैं कि जो इतने पैसे खर्च करने के बावजूद हम पाकिस्तान का या पाकिस्तान की आर्मी को डैमेज नहीं कर सके थे, उनकी इमेज को डैमेज नहीं कर सके थे, वो काम हमारे लिए इमरान खान ने कर दिया। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर इतना ही इनको सादिक अमीन समझा जा रहा है और क्यों ये तोशा खाना केस पे स्टे ले रहे हैं, क्यों तारीख पे तारीख ले रहे हैं, अगर इतने ही सादिक और अमीन हैं तो इलेक्शन कमीशन में पेश हों और जो इनकी 5 जो निकली हैं, इनकी ऑफशोर कंपनीज निकली हैं, एफआईए ने ढूंढ निकाली हैं, उनका भी खाता बताएं और जो तोशा खाना के केसेस इनके ऊपर हैं वो भी बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये इस्लामी टच दे देते हैं, कभी फोर्सेस को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, कभी ये रियासत मदीना ले आते हैं। तो ये सारी चीजें खान साहब से कहें कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आप इस वक्त सियासत करने के मूड में हैं। हम लोगों के लिए इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर आफत आई हुई है, जो फ्लड की सूरत में हमारी अवाम परेशान है, हम उनके लिए काम करने के लिए निकले हुए हैं। हम आपकी तरह गलत चीजें पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए कोई भी साजिशें करने के मूड में नहीं है। अच्छा चलें, ये एक ऑडियो मुबैना ऑडियो कॉल का जो मामला है उसके ऊपर बात हो गई है। दूसरी जानिब एक और मामला है बड़ा इम्पोर्टेंट, और वो ये कि आज हमने देखा है कि हुकूमत
ज़्यादातर पेमरा का जो इदारा होता है वो हुकूमत के अंडर ही एक तरीके से है, तो कहने को वो अपना इदारा, लेकिन ज़्यादातर हमेशा से हुकूमतें यही इल्ज़ामात लगाती रही हैं कि पेमरा का जो इदारा होता है वो अंडर इन्फ्लुएंस होता है और इस तरह से भी चीज़ें होती हैं और हुकूमत की तरफ से प्रेशर में भी होती हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बादियुन नज़र में पेमरा नोटिफिकेशन एक निकला था लाइव तकरीर दिखाने के हवाले से खान साहब की, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, पाबंदी लगा दी थी पेमरा ने, तो वो पेमरा का नोटिफिकेशन भी आज 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिया है। और अब ये कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर को लाइव दिखाया जा सकता है। तो ये ऑपोजिशन इस पर भी हुकूमत की चाल कह रही थी कि जब ये बैन लगा के हुकूमत ने इसको प्रेशराइज करा के अपना मनमाना फैसला थोपा है पेमरा पे। देखिए रिदा, अगर यही चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट में हुई होती तो और हमारे किसी पे जलसे पे या किसी तकरीर पे बैन लगा हुआ होता तो क्या हमारी अदालतें इस तरह से एक्शन लेती? मैं समझती हूँ कि हम अपनी अदालतों का, अपने इदारों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन जाहिर हो रही है वो आपके सामने है। हमें इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने अगर फैसला दिया है तो हम उसकी इज्जत करते हैं और हम उसको लेके चलेंगे आगे, लेकिन ये इस पे देख लेंगे आप, डिस्क्रिमिनेशन तो सामने ही है। मैंने फिर यही कहना है कि अगर खान साहब का डोमिसाइल सिंध का होता तो मैं फिर देखती कि खान साहब आपको कहाँ से मिलते हैं। ओके ठीक है, उज़मा बाजी वापस आपकी तरफ आऊंगी। उज़मा बाजी, ये जो बात करिए शाज़िया बाजी के ये आप लोग अभी भी लाडले हैं और जो अदलिया है, जो इदारे हैं वो आपको फेवर दे रहे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। और आज इस पर मैं चाहूँगी आप भी कमेंट कर दें कि जो पेमरा ने पाबंदी लगाई थी, आज फैसला मुअत्तल हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी देखिए रिदा, मेरी बहुत ही प्यारी कुलीग हैं डॉक्टर साहिबा, मैं इनकी बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़ी अच्छी खातून है ये। लेकिन इस बात पे अफसोस हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने बात की ना कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है कि जी जो हम जी खान साहब ने कर दिया। आवाज दे दो उस्मा बाजी की थोड़ी सी फ्लोर। जी 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 उस्मा बाजी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी आ रही है। अच्छा, तो इन्होंने जिससे बात की कि जी इंडिया इस तरह से कह रहा है, आपने इंडियन चैनल्स के ऊपर वो प्रोग्राम देखा था जिसपे उन्होंने ये बात कही थी कि हमने तो अरबों रुपए नवाज शरीफ के ऊपर लगा दिए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम नवाज शरीफ को किस तरह से हटा सकते हैं? हम तो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोगों को दोबारा वापस लाया जाए और खान साहब को हटाया जाए। ये इंडिया का तो एक मसला है, ये मैं यहाँ कैटेगोरिकली, हाँ कतक लाई माफी आपकी बात पे भी। और शादिया जी की एक बात बताऊं, वो जो आजकल वो भी कर रहा है, वो जो वहां से बैठ के एक रिटायर उनका मेजर है वो बकवास करता रहता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इंडिया का एक मसला है कि वो तो जानबूझ के प्रोपेगेटेड प्रोग्राम्स करते हैं वहां से, और उनको आदत है, उनके दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा खराब है और वो झूठ बहुत बोलते हैं इस हवाले से। थोड़ा कीड़ा नहीं है, वो है ही कीड़े। हाँ। थोड़ा कीड़ा नहीं है, वो है ही कीड़े। उनके दिमागों के अंदर दिमाग नहीं है, कीड़े हैं, साजिशी हैं, और उनकी बातों को मैं कहती हूँ इस तरह से कोट करना भी फजूल बात है। उनको तो आप इस काबिल नहीं समझते कि उनकी किसी बात को, हाँ बिल्कुल जी, वो हू द हेल आर दे, होते कौन है हमारे मुतालिक कहने वाले या हमारे मुल्क के अंदर किसी भी मामले के अंदर बात करने वाले। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया का तो नाम लेना ही एक मैं अपनी हद तक महसूस करती हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की, तोशा खाना केसेस, बिल्कुल जी मैं कैटेगोरिकली में ये बात कहती हूँ, तोशा खाना के तमाम केसेस खुलने चाहिए। अब इन्होंने कहा ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तोशा खाने से क्या लिया, कितने का लिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो किया नहीं किया, किस तरह से उठाए, फिर वो गिफ्ट्स कहाँ पे हैं और किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल मैं अपनी बहन इसको डॉक्टर सोबिया को मैं सेकंड करती हूँ और मैं कहती हूँ ये सब के ऊपर होना चाहिए, और अदालतों का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। फिर जहां तक बात होती है कि फौज के ऊपर बात की, खान साहब ने तो सबसे पहले ये बात की कि मैं पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी नहीं हूं जितनी फौज पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आज फौज है तो पाकिस्तान है। बिल्कुल, बेशक बेशक। पाकिस्तान के अंदर चैन की नींद सो रहे हैं। अगर हमारी फौज इस तरह से अच्छी तरह, इतनी बेस्ट फौज ना होती
तो आज आप क्या समझिए, बर्मा वाला हमारा हाल ना होता, इराक वाला हमारा हाल नहीं होता, बाकी कंट्रीज वाला हमारा हाल नहीं होता। ये तो बात ही बिल्कुल गलत है कि खुदा ना खास्ता पीटीआई के दरमियान और फौज के दरमियान इस किस्म की कोई बात डाली जाए, या इन लोगों के दरमियान ये बकौल इन लोगों के, हमारे और फौज के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और इनके लीडर कहा करते थे कि आप लोग तो आते हैं कुछ अरसे के लिए, हमने यहाँ पे रहना है, और हमारे मामले में कोई बात हुई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने तो आज तक कभी किसी जर्नैल का नाम नहीं लिया, जबकि पीडीएफ प्रॉपर नाम लेके इन्होंने कहा था ना, जनरल फैज हमीद की तरह वो खुडे लाइन लग गया। हमारे किसी ने बात की? जनरल बाजवा के बारे में किसने बात? भाई इन लोगों की बातें तो इनकी तकरीरों के अंदर पूरी दुनिया सुन रही है। ये तो जर्नैलों के, फौजियों के नाम लेके बात करते हैं, इनके ऊपर कोई केस नहीं बन रहा। दूसरी बात, पेमरा जो है ना, पेमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका काम है रेगुलाइज करना। इनका काम नहीं होता कि किसी के तकरीर को बंद कर देना, किसी का खोला, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर चलना होता है। अभी आप मुझे ये बताइए कि वो बंदा जिसके ऊपर मुकदमे हैं, जो पाकिस्तान से भगोड़ा है, जिसके ऊपर, जिसकी तकरीरों के ऊपर पाबंदी थी, उसकी तकरीरों को आप लोगों ने कल खोल दिया और लाइव उसकी तमाम चैनल्स के ऊपर जी नवाज शरीफ साहब अनबैन हो गए। जी जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम और कायद नून लीग के कल अनबैन किया है उन्हें, कल सारे टीवी चैनल्स ने उन्हें दिखाया है, डिस्पाइट दैट द पाबंदी उन पे भी थी। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल अदालतों को एक्शन लेना चाहिए, बाय पार्टीजन लेना चाहिए, हर किसी का बायोडेटा निकालना चाहिए, हर किसी की बात को निकाल के देखना चाहिए किसने किस ट्रू दिस इज अ पर्टिनेंट पॉइंट व्हिच यू गॉट इट। दूसरी देखिए, ये बातें मैं फिर ये समझती हूँ कि सोबिया साहिबा को इस चीज को मेरी बात से भी सेकंड करना चाहिए कि हमने अगर बात करनी है तो फिर बाय पार्टीजन बात करनी है, और बाय पार्टीजन के अंदर ही पाकिस्तान की बका है, अवाम की बका है। आज की सैलाब की सूरत हाल है, मैं हैरान हूँ जी, स्थित गवर्नमेंट कहाँ पे है, किधर है इस वक्त? आप देखें कि केपीके के अंदर जो हालात हैं, मैं कसम उठा के कहती हूँ रिदा, लोग मुझे कांटेक्ट कर रही हैं कि जी हम पैसा देना चाह रही हैं, हम कहाँ पे भेजें, और लोगों ने जबरदस्ती मेरे घर में आके ना सिर्फ चीजें छोड़ के जा रहे हैं, और अब मैं मजबूर हो गई हूँ कि मैं जी अब इसके अंदर जो है खुद भी जो मेरे अपने रिश्तेदार, जो मेरी बहनें, जो मेरी कजन, जो मेरी दोस्त हैं, मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हैं। मैंने तो अपनी वो चीज उठाई थी और मैंने तो पीटीआई के उसमें वो भेजी है और वो सारा काम हो रहा था। ठीक है, वेरी वेल पर्टिनेंट। ओके उज़मा जी, आई हैव टू वाइंड अप। उज़मा भाई, आई हैव टू वाइंड अप। मैं शाजिया से बस 1 मिनट है मेरे पास, मैं शाजी सुबह साहब से कहूंगी वाइंड अप कर लें। जी शाजी सुबह साहबा, जो उज़मा बाजी ने बात की है, शाजी बाजी आप उस पर कमेंट क्या करेंगी? देखिए रिदा, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये कहा है हमारी बहन ने कि जी देखें हमने कौन सी ऐसी बात की है, देखें बिजली के बिल हमने नहीं जलाए थे, सिविल नाफरमानी के फरमान हमने नहीं जारी किए थे, हुंडी से पैसे भेजने के फरमान हमने नहीं जारी किए थे, पुलिस वालों को मारने के लिए अपने कारकुनों को हमने नहीं कहा था। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक खातून जज को थ्रेट करना, ईसीपी को थ्रेट करना, और ये सारी चीजें जो हैं करने के लिए अगर खान साहब अलाउड हैं, उनके लिए ये सारी चीजें हिलाल हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि अब तक इतनी सारी चीजें करने के बावजूद अगर वो खुलेआम घूम रहे हैं तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। अगर ये चीज मैं दोबारा कहूंगी कि अगर खान साहब का डोमिसाइल सिंध का होता तो वो कब से आपको किसी जेल के कोने में या काल कोठरी में मिल रहे होते। ये इनकी खुलेआम, इनकी वजह से जो 5 लोग जो पानी में बह गए हैं कि इनके लिए हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था कि खान साहब ने जाना है जलसे में, वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने के लिए नहीं गया, और पीएम केपी कह रहे हैं कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं है, खान साहब को जलसे में पहुंचाने के लिए। उज़मा कुछ कह रही हैं। ये इनके स्पोक्स पर्सन केपी कहते हैं कि जी सैलाब और ये सारी चीजें आनी जानी है, हमारे जलसे तो अपने टाइम पे होंगे। ये तो इनकी जो है हमदर्दी है लोगों के साथ, और इसी तरह से अगर ये चलते रहे तो फिर सलाम है दोनों हाथों से पीटीआई वालों को भी, और जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको भी, और जो मुल्क तोड़ने
की बातें करते हैं उनको भी अगर ये सपोर्ट करते हैं, अपनी अफवाज को कंट्रोवर्शियल बना के उनको खुलेआम अपने जलसों में गालियां देने और अपनी फौज में ही बगावत के लिए उनको उकसाने पे अगर इनको खुलेआम छोड़ा जाता है तो फिर इदारों को भी दोनों हाथों से सलाम है कि वो ऐसे लोगों को अगर खुलेआम छोड़ेंगे तो फिर किसी गरीब को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जी उज़मा जी, बस लास्ट कमेंट क्या कह रही थी आप? मैं सोनिया साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप जरा केपीके में है, आपको पता चले सिर्फ फर्स्ट डे पे ये हेलीकॉप्टर का मसला है था। 5 हेलीकॉप्टर इस वक्त केपीके के अंदर काम कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करने में लगे केपी गवर्नमेंट के उस्मा जी, वो केपी गवर्नमेंट के या वो आर्मी के कर रहे हैं, ये भी बताइएगा। बच्चों को डूबने से बचाते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, 5 हेलीकॉप्टर केपी की गवर्नमेंट के या आर्मी के? चेक कर ले सोनिया साहिबा, 1 मिनट। दूसरी बात, आप अपने दूसरे सिंध में जाके लोगों को देखें कि जहाँ पे खवातीन के पास पहनने के कपड़े नहीं है, यहाँ पे लोग 15-15 करोड़ के वहाँ पे जब सामान लेकर जाते हैं, आपके मुराद साहब कहते हैं कि लोगों को वो ही, उन्होंने कोई रिलीफ का काम नहीं किया। वो लोगों को कहते हैं कि हम ये रिलीफ का काम कर रहे हैं, लोगों से लेकर दे रहे हैं, और इसमें तुम लोग हल्फन हमें बताओ कि तुम लोग हमें वोट दोगे नहीं दोगे। आप लोगों ने तो ये जुल्म मचाए हुए, सो क्या आप केपीके को छोड़े? आप जरा सीधी जाके औरतों को देखें जो बेचारी। अच्छा यार, मेरी बात सुने आप दोनों, कपड़े नहीं। ठीक है, चलिए वाइंड अप करें। थैंक यू सो वेरी मच शाहिद सुबह साहिबा, उज़मा रियाज जदून साहिबा, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और तायरा औरंगजेब साहिबा को भी लेने की हमने कोशिश की थी, उनका भी मौक़िफ़ ले, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हुआ। ये जो हालात है नाजरीन, फ्लड जैसा मामला है, सैलाब का मामला है, और उसके ऊपर जो है वो लड़ रहे हैं आपस में सारे। मैं इस पे क्या कहूँ, बहरहाल दूसरी जानिब सिंध के हवाले से ही बात करूंगी थोड़ी सी। सैलाब में सिंध में जो 54 अफराद जाँ भाग हुए, दादा 402 गई, ये पीडीए में बता रहे हैं अब तक। और मजीद कितने लोग हलाकतें हैं, क्या है, इसके ऊपर भी बात करूंगी। साथ ही जी दूसरी जानिब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो मुल्क में हालिया सैलाब हैं उसके बाद लोगों ने सिर्फ अपने प्यारों को खोया है, बल्कि कई मकामात पर जो जिंदा बच जाने वाले लोग हैं वो भी अब तक ज़िंदगी और मौत की जंग में मसरूफ़ है कि कहीं ज़िंदगी बचाने के लिए नकल मकानी करते लोग देते हैं, कहीं दिखाई तो कहीं रोटी और पानी के लिए तरसते और बिलखते हुए लोग हैं। साथ ही किसी मसीहा के इंतज़ार में है, मुल्क के बेशतर इलाके पानी से डूबे हुए हैं, जहाँ तक रसाई मुमकिन हो पा रही है वो हो रही है। लेकिन सिंध हुकूमत क्या कर रही है जी? सिंध के ऊपर इसलिए फिर ज़्यादा बात की जाती है क्योंकि सिंध में एक ही जमात की तसलसल के साथ बग़ैर किसी ब्रेकेज के, बग़ैर किसी ऑब्स्टिकल के, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के 4 डिकेड से जी एक ही जमात है और जिसकी हुकूमत है। वो चाहती तो अब तक बेशबहा काम कर सकती थी। और ये जो ख़ास तौर पे सखा लाड़काना दादू समेत जो हम देख रहे हैं 16 अजलाएँ जो कि मुकम्मल डूब गए हैं, तो रिलीफ क्या है सिंध में कुदरती आफात के बाद, हुकूमत क्या कर रही है, ख़जाने में जमा अरबों रुपए जो है वो किस काम के हैं, साथ ही रिफाही इदारे काम कर रहे हैं तो वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत क्या काम कर रही है? मुबैना वीडियोज़ ऐसी आई हैं, ऑडियोज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जी रख रख के कुरान शरीफ पे हाथ रखवाया जा रहा है कि जी अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे रिलीफ के लिए। फिर डिप्टी कमिश्नर्स को मिलने वाले जो पैसे हैं वो किधर हैं? 15 लाख लोग में जो घर हुए हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? चावल की फसल 90% तबाही हो गई, उससे $2 बिलियन का हमने पिछले दिनों भी प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि एक्सपोर्ट का हवाले से इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट आएगा। महकमा इरीगेशन क्या कर रहा है? व्हाट आर दे डूइंग? और जो इमदादी सामान जो बेचा जा रहा था जिसकी वीडियोस हमने देखी और सारी सिचुएशन देखी, उस सब पे बात करेंगे जी। और वो फुटेजेस भी चलाइएगा जी जो सिंध के हवाले से और सैलाब की जो है उस सब पे बात करेंगे। फैज़ बुलैदी हमारे खुसूसी नुमाइंदे, उनसे बात करूंगी। फैज़ बुलैदी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिंध में तबाहकारियाँ हमने देखी सैलाब के बाद, रिलीफ के लिए कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ से अब तक आ गए हैं और सिंध हुकूमत खुद भी क्या कर रही है, थोड़ा सा नाजरीन को बताइए। वेदा सैफी, आपका बहुत शुक्रिया। मसला यह है कि ये जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए, कम से कम 1 घंटा चाहिए कि हम इस पूरे मामले को पर बात करें।
मगर चूंकि चंद मिनट्स हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम जो रिलीफ एक्टिविटी के लिए जो पैसा दिया गया है अब तक, उसकी जो फिगर्स हैं वो मैं आपको बताऊं। अब तक जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं पूरे सूबे के, उनको 41 करोड़ 65 लाख रुपए जारी किए गए हैं। ओके। अच्छा, इसमें जो कमिश्नर्स हैं उनको भी पैसा दिया गया है। साथ साथ जो पीडीएम में है उसको 1 अरब रुपए दिया गया है ताकि वो रिलीफ एक्टिविटी के लिए जो खुश्क राशन है, खीमे हैं, टेंट है, वो फराम करे। ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो डिपार्टमेंट का जो काम है, जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पब्लिक हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इनका काम है कि पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज के सिस्टम को बेहतर करना, ये पब्लिक हेल्थ का काम है। हर साल मोटर्स जो है ना वो ख़रीदी जाती हैं। उसके बावजूद इस बार जो पैसा दिया गया है वो एनडीएमए ने ये पानी निकालने के लिए मोटर्स फराम की हैं। मैं पूछता हूँ कि पिछले साल जो बजट था अपना पब्लिक हेल्थ का, वो कहाँ खर्च किया गया? एरीगेशन डिपार्टमेंट के आपका जो डेवलपमेंट का बजट है एरीगेशन का, वो तकरीबन 32 अरब रुपए है। 32 अरब रुपए 32 अरब रुपए सिर्फ एरीगेशन का है, डेवलपमेंट का। उसमें जो लाइनिंग करते हैं उसका लाइनिंग का तकरीबन 10 अरब रुपए है, और इसके अलावा जो ड्रेनेज और वाटर है उसके 22 अरब रुपए हैं। गुज़श्ता साल 17 अरब रुपए रखे गए थे। इतना बड़ा बजट है, उसके बावजूद इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या करता रहा? ये हम मानते हैं कि ये जो तबाही है 2005 के ज़लज़ले से ज़्यादा है, 400 गुना ज़्यादा बारिशें आई हैं। 2010 का जो फ्लड था उससे भी बड़ी तबाही है। मगर आपको जब पता था, आपने कितने गांव खाली कराए, आपने कितने शहर खाली कराए? अचानक जो है वो सिम नालों के अंदर शगाफ पड़ते हैं और शहर और तहसील तबाह हो रहे हैं। रेस्क्यू के लिए जो वहाँ के आम लोग हैं वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन पूरा सूबा डूबा हुआ है, और अब उसके बाद पहला फेज़ जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। दूसरे फेज़ में गवर्नमेंट का काम है कि इमदादी सरगर्मियाँ स्टार्ट करे। आपने डिप्टी कमिश्नर को हेड बनाया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर को इतना आपने पैसा दिया है, कम से कम एक डिप्टी कमिश्नर को 1 करोड़ 60 अरब रुपए का बजट है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 करोड़ का बजट है। तो डिप्टी कमिश्नर को आपने हेड बनाया है बगैर किसी बिलिंग के, बगैर किसी ऑडिट के, बगैर किसी उसके आप डिप्टी कमिश्नर को पैसा दे रहे हैं। कितने लोगों को रेस्क्यू किया है डिप्टी कमिश्नर ने? कोई आपने उनसे सवाल किया? वजीर आला सिंध ने ये अच्छा किया कि डिप्टी कमिश्नर को जो है वो रिपोर्ट करवाया, मगर किस बात पे? अभी जो डिप्टी कमिश्नर आए उन्होंने क्या जो है वो बेहतर काम किए हैं? मेरे ख्याल से ये मसले का हल नहीं है। यहाँ पे संजीदा जो है वो कोशिशें करनी होगी, और बहुत बड़ी तबाही है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी आफत है। जितनी बड़ी आफत है इतने ही इंतजाम सिंध गवर्नमेंट ने करने होंगे, और इस वक्त जो सरगर्मी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त सूबे के अंदर है उससे लोग मुतमईन नहीं हैं। ठीक है, जो सरगर्मी अभी है उससे इतने ज़्यादा लोग मुतमईन नहीं है, स्लो है प्रोसेस, वो तेज़ होना चाहिए। और आपके पास नंबर फिगर्स थे बहुत सारे। थैंक यू सो वेरी मच। फैज़ बुलैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और वो बता रहे थे कि किस किस मद में कितने कितने पैसे। और डेफिनेट सी बात है नाजरीन, अरबों करोड़ों रुपए का बजट होता है, और हर साल हम इस बजट पे भी खास तौर पे प्रोग्राम करते हैं फैज़ साहब के साथ, और हर साल हमने प्रोग्राम किया, और हम हमेशा ये पूछते रहे कि वो अरबों रुपए का बजट जा कहाँ रहा है, व्हेन इट्स नॉट पुटिंग अप ऑन डेवलपमेंट। और अब हर इंसान यही पूछ रहा है, और इसी तनाजुर में हमने मुख्तलिफ वीडियोस देखी जो पिछले दिनों आती रही सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसे चलाया। तो ये वो बहुत सारे सवालात हैं अपनी गवर्नेंस के हवाले से जो कि हुकूमतों को देखने होंगे, खासतौर पर उन हुकूमतों को जो कई कई सालों से बैठी हुई हैं और मुसलसल बारियां ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने हलकों तक में काम नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ा सवाल का निशान है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।